नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने भारत पर अरबों के आक्रमण के प्रभाव और परिणाम को भी देखा। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। इन प्रांतों में विजय के बावजूद भी अरब आक्रमणकारी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, जैसा उन्होंने अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में किया था। अरबों का भारत में सत्ता एक सीमा क्षेत्र तक ही सीमित रहा और धीरे धीरे वह भी प्रभावहीन हो गया। इसका प्रमुख कारण था कि अरबों तथा विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए भारत के पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक शक्तियों का उदय हुआ, जो कि भारत में आगामी 300-400 वर्षों तक शासन किए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमण और सत्ता स्थापित होने तक के राजवंशों के बारे में प्रमुख तथ्य देखेंगे, जिनमें से गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चालुक्य, परमार, चौहान वंश इत्यादि प्रमुख हैं। ये सभी राजपूत वंश के शासक थे, इसलिए 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। तो आइए साथियों, एक एक करके राजपूत काल के सभी प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखते हैं। पहला राजपूत वंश है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इन अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, परंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जिसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी, परंतु बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनका विस्तार क्षेत्र गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में था। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी, परंतु इन्होंने अपने साम्राज्य क्षेत्र को भारत के व्यापक क्षेत्र में फैलाया, जिसमें गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया। प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने ही प्रारंभिक अरबों के आक्रमण को असफल किया और उन्हें खदेड़ भगाया था, और इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक बना। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम प्रतिहार शासक वत्सराज ने ही भाग लिया। वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल, जिसके बारे में हम बंगाल के पाल वंश के वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। जब वत्सराज प्रतिहार शासक था, उस समय पाल वंश का शासक धर्मपाल था और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। वत्सराज ने धर्मपाल को हराया, परंतु ध्रुव से हार गया। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। त्रिपक्षीय संघर्ष में उसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज में स्थापित किया। नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज प्रतिहार शासक बना। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज ही था। इसने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज वैष्णव था, अर्थात विष्णु का उपासक था। इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव दोनों से पराजित हो गया था। मिहिर भोज के बाद एक प्रमुख शासक महिपाल प्रथम शासक बना। महिपाल एक कुशल शासक था। महिपाल का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल रहा। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल जैसे शासक हुए, जो कि एक कुशल शासक नहीं थे, जिसके कारण प्रतिहार साम्राज्य टूटने लगा। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद फिर 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक दुर्बल शासक राजपाल को पराजित किया, और फिर अगले ही वर्ष 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने राजपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को भी बुरी तरह पराजित किया। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी तक शासन किया।
1036 ईस्वी में गढ़वाल वंश ने यशपाल को पराजित कर गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया। अब आइए साथियों, परमार वंश से जुड़े सभी प्रमुख तथ्य देखते हैं। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का क्षेत्र, जो कि प्राचीन अवंती का क्षेत्र था, उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज के द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज अथवा कृष्ण राज थे। परमार वंश के प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु बाद में इन्होंने अपनी राजधानी धार नगरी में स्थापित किया। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सियक था। उसके बाद परमार वंश का एक प्रमुख शासक वाकपति मुंज शासक बना। मालवा के क्षेत्र में परमार वंश की शक्ति में वृद्धि वाकपति मुंज के शासनकाल के समय में ही हुई। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। राजा भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली और यशस्वी शासक था। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार राजा भोज ने तुर्कों को पराजित किया था और धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज को कवि राज भी कहा गया है, क्योंकि इसने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार उल्लेखनीय है। इसके अलावे चिकित्सा, गणित तथा व्याकरण आदि पर भी कई ग्रंथों की रचना राजा भोज ने की थी, जिनमें से सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, नाम मलिका इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा उसी विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया। राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर नामक एक शहर की स्थापना की, साथ ही भोजसर नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया। राजा भोज के पहले जो शासक थे, परमार शासक वाकपति मुंज, इन्होंने भी धारा नगरी में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। अब आइए साथियों, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। वराहमिहिर की बृहद संहिता में चालुक्यों को शुलिक जनजाति का वंशज बताया गया, जबकि चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार चालुक्यों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के द्वारा अग्निकुंड से हुई थी। चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज प्रथम द्वारा की गई थी। मूल राज प्रथम ने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनहिलवाड़ क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य शासक जैन धर्म के अनुयायी तथा संरक्षक थे। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था, जो कि 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक शासन किया। भीम प्रथम के ही शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर 16वां आक्रमण के रूप में सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। भीम प्रथम के सेनापति विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम के बाद एक प्रमुख शासक जयसिंह सिद्धराज शासक बना। इसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। इसके बाद कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय शासक बने। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय ही था। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और चालुक्य वंश का अंत कर दिया। चालुक्य शासकों के द्वारा कुछ स्थापत्य कला को भी आइए देख लेते हैं। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह, जो कि सेनापति भी थे, उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर है, वह किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह जिन्होंने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर ही अपने 7 पूर्वजों की मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी या चालुक्य शासकों ने ही करवाया था। अब आइए साथियों, चौहान वंश से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी में की, जो कि राजस्थान में सांभर और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहित छत्र थी।
जो कि बाद में अजमेर में स्थापित हुई। चौहान वंश के इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से प्राप्त होता है। वासुदेव गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। चौहान वंश के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे, परंतु 10वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन्होंने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लिया था। चौहान वंश के एक प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, जिनका पुत्र अजय राज था। अजय राज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना था। अजय राज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज के बाद एक प्रमुख शासक राजा विग्रहराज चौहान वंश के शासक बने। इन्होंने अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था, जिस विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। आपने ये पढ़ा होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। राजा विग्रहराज ने अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था। उस विद्यालय को ही तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मस्जिद बनाया और उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। राजा विग्रहराज को बीसल देव भी कहा गया है। विग्रहराज के ही दरबार में राजकवि सोमदेव रहा करते थे। राजकवि सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी और साथ ही इन्होंने विग्रहराज के सम्मान में ललित विग्रहराज नाटक की भी रचना की थी। चौहान वंश का अंतिम तथा सबसे प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा गया है। यह चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसके शासनकाल के समय इसका अधिकार दिल्ली से लेकर अजमेर तक विस्तृत हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक तथा जयानक ने पृथ्वीराज विजय पुस्तक की रचना की। यह दोनों ही रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो एक अपभ्रंश महाकाव्य है, जबकि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत काव्य है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चौहान वंश का शासन अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी हो गया था। इसने अपनी राजधानी अजमेर से दिल्ली में स्थानांतरित कर ली थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के एक शासक अनंगपाल ने की थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। अब आइए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध संघर्ष के बारे में देखते हैं। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। इसके बाद 1191 ईस्वी में एक प्रमुख युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध के अंत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को ना मारकर आज़ाद कर दिया, जिसके बाद पुनः अगले वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ही पुनः आक्रमण किया, जिसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बनाकर हत्या कर दी, जिसके पश्चात भारत में मुस्लिम शासकों की स्थापना की शुरुआत हुई। यदि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में ही गिरफ्तार कर लिया होता या उसे मार दिया होता, तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी के एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण किया और चौहान वंश की सत्ता समाप्त कर दी। दोस्तों, अब चंदेल तथा गढ़वाल शासकों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। 831 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई। इनका प्रारंभिक क्षेत्र बुंदेलखंड था और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक का पौत्र जय शक्ति था, जिसे जेजा भी कहा जाता था। उसके नाम पर ही बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाने लगा, जिससे कि जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश कहा जाने लगा। चंदेल वंश का प्रथम प्रमुख शासक यशोवर्मन था, जिसने 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। यशोवर्मन ने ही खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके साथ ही एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र राजा धंगदेव था। उसने 950 ईस्वी से सत्ता संभाली। प्रारंभिक चंदेल शासक भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे।
राजा धंग देव ने ही प्रतिहार शासकों से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की। राजा धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया। राजा धंग देव ने प्रयाग में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा धंग देव के बाद एक प्रमुख शासक विद्याधर चंदेल वंश का शासक बना। विद्याधर राजा धंग देव का पौत्र था। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विद्याधर को ही माना जाता है। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के बजाय डरकर भाग गया था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव या फिर परिमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। चंदेल सेनापति अल्लाह और उदल ने वीरता से युद्ध किया, परंतु युद्ध में हार गए और चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र चौहान वंश के राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया और इस तरह चंदेल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। अब आइए दोस्तों, गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश भी कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल पर्वत क्षेत्र माना जाता है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इनकी राजधानी कन्नौज थी और कन्नौज से वाराणसी तक के क्षेत्र पर इनका शासन था। अब आइए गढ़वाल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। गोविंद चंद्र के दरबार में लक्ष्मीधर एक मंत्री थे। इन्होंने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। इस पुस्तक में तत्कालीन राजनीति, समाज और संस्कृति की जानकारी दी गई है। गोविंद चंद्र के बाद एक प्रमुख शासक जयचंद बना। जयचंद इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में हुए चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही जयचंद को बंगाल के लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को उसके स्वयंवर से भगाकर विवाह कर लिया था, जिसके कारण चौहान वंश और गढ़वाल वंश में शत्रुता हो गई थी। इन राजपूत राजवंशों के आपसी झगड़ों और शत्रुता के कारण ही विदेशी शासकों ने इनके आपसी झगड़ों का लाभ उठाया और भारत पे अपनी सत्ता स्थापित की, जिसके बाद से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, ये थे राजपूत काल के सभी प्रमुख राजवंश जो कि तुर्कों के आक्रमण से पहले भारत में शासन किए। राजपूत राजवंशों के पतन के कारणों को अगर देखें, राजपूत शासकों के कुल 36 वंश थे जो कि आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष करते रहते थे। कालांतर में अकेले चौहान वंश 24 अलग अलग भागों में बट गया और एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। इसी का लाभ उठाकर मुस्लिम शासक विदेशों से आकर अपनी सत्ता स्थापित किए। अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, परंतु राजपूत राजवंशों के पतन के कारण 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां सक्रिय हो गई, जिसका परिणाम हुआ कि तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और अपनी सत्ता स्थापित की। इसीलिए भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्क मुसलमानों को दिया जाता है। साथियों, मध्यकालीन भारत के अगले वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले महमूद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।